हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बॉटम लाइन। तो देखिए, बॉटम लाइन इडियम का हिंदी अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण। अति महत्व अति महत्वपूर्ण तथ्य। क्या होता है? अति महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, बॉटम लाइन का जो हिंदी मतलब होता है, ये होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा दी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी बी ऑप्शन। क्या होगा? दी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? तो सी इज़ द राइट आंसर। देखिए, यहाँ पे हो जाएगा MEATERIAL। ठीक है, क्या होगा? METERIAL। तो मटेरियल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंड फादर इज। तो 3 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। दी ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंड फादर इज फादर। ठीक है, दी ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंड फादर इज फादर। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए, ट्रैम्प। तो ट्रैम्प का मतलब होता है, यह नाउन है और इसका अर्थ होता है जीत। ठीक है, क्या होता है? जीत। तो ट्रैम्प जो है नाउन है, इसका अर्थ होता है जीत। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा विक्ट्री। VICTORY। ठीक है, विक्ट्री हो जाएगा CONQUEST हो जाएगा। ठीक है, कॉन्क्विस्ट के बाद WIN विन हो जाएगा, WIN विन। ठीक है, जीत, विजय। ठीक है, तो ट्रैम्प जो है नाउन है, इसका अर्थ होता है जीत, विजय। इसके सिनोनिम हो जाएगा विक्ट्री, कॉन्क्वेस्ट, विन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए, अन्य विकल्प को यदि देखें तो देखिए, फेल्यूर। यहाँ पे क्या है? फेल्यूर मतलब होता है असफलता। असफलता। फेल्यूर मतलब क्या होता है? असफलता होता है। और डिजास्टर मतलब होता है आपदा। डिजास्टर मतलब क्या होता है? आपदा। डिजास्टर मतलब होता है आपदा। उसके बाद देखिए, सौरो मतलब होता है SORROW, सौरो। सौरो मतलब होता है दुख। सौरो मतलब होता है दुख। ठीक है, विक्ट्री मतलब होता है आपको जीत। विक्ट्री मतलब क्या होता है? तो विक्ट्री मतलब होता है जीत। ठीक है, ट्रायम्फ मतलब होता है जीत या फिर विजय। विजयी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि विच इज़ नॉट अ स्टेशनरी आइटम। विच इज़ नॉट अ स्टेशनरी आइटम। तो 5 का होगा बी ऑप्शन, BYCYCLE। ठीक है, तो बाइसिकल इज़ नॉट अ स्टेशनरी आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए, यहाँ पे है कि अ रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन। तो 6 का हो जाएगा आपको, 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा कॉम्प्लीमेंट, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है अभिनंदन। अभिनंदन। अभिनंदन, शुभकामना। अभिनंदन, शुभकामना, स्तुतिवाद। स्तुतिवाद। ठीक है, स्तुतिवाद। उसके बाद देखिए, अन्य विकल्पों को यदि देखें तो यहाँ पे देखिए, क्रिटी, CRITI। देखिए, यहाँ पे CRITIQUE,
इसका अर्थ होता है आपको, इसका अर्थ होता है समालोचना। क्या है? समालोचना, समालोचना या समीक्षा, समालोचना या समीक्षा। ठीक है, समालोचना या समीक्षा। उसके बाद COMPLEMENT, इसका अर्थ होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट, इसका अर्थ होता है पूरक। ठीक है, क्या होता है? पूरक। उसके बाद यदि बात करें तो देखिए एक होता है CENSURE। ठीक है, CENSURE, सेंस्योर, इसका अर्थ होता है कलंक। क्या होता है? कलंक होता है, आक्षेप होता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें तो 7 है सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ हो जाएगा इसका जो, देखिए कहता है कि वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, यानी वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, यानी रेप्टाइल्स, यानी इसका अर्थ होता है रेंगने वाला जंतु, रेंगने वाला जंतु यानी रेप्टाइल्स। वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड रेप्टाइल्स। ठीक है, तो रेंगने वाला जंतु। अन्य विकल्प को यदि देखें, देखिए इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है? तो INSECTS, इंसेक्ट्स मतलब होता है कीट पतंग। क्या होता है? कीट पतंग। ठीक है, इंसेक्ट्स मतलब होता है कीट पतंग। ठीक है, इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है? तो कीट पतंग होता है। उसके बाद देखिए मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी, स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव जंतु, स्तनधारी जीव जंतु है। ठीक है, तो याद रखना है मैमल्स, MAMMALS, मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी जीव जंतु है। और देखिए एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर। क्या होता है? उभयचर। ठीक है, एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा रेप्टाइल्स, वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, दैट मीन्स रेप्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक, हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 8 का, हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? 7, यानी देयर आर टोटल 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, देयर आर टोटल 7 डेज इन अ वीक। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है। कहता है कि निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है। निर्गुण शब्द में क्या है? विसर्ग संधि, यानी ए क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए निर्गुण का सही संधि विच्छेद होगा निहजोर गुण। क्या होगा? निहजोर गुण हो जाएगा। ठीक, निहजोर गुण। उसके बाद देखिए कि विसर्ग के बाद च या छ हो तो तालव स अथवा दंत स हो जाता है। जैसे निश्चल तो होगा निश्चल। विसर्ग के बाद तालव स दंत स आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात उसके स्थान पर आगे का अक्षर रखा जाता है। नेक्स्ट 10 है कि अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख, यानी सी ऑप्शन। क्या है? महामूर्ख। दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है बड़ी कोशिश करना। क्या करना? बड़ी कोशिश करना। देखिए होश ठिकाने आना, होश ठिकाने आना, होश ठिकाने आना मुहावरे का अर्थ है नानी याद आना। ठीक है, होश ठिकाने आना मुहावरे का अर्थ है नानी याद आना। ठीक है, नानी याद आना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपको जो है खंड खंड करना मुहावरे का अर्थ है नष्ट कर देना। खंड खंड करना मुहावरे का अर्थ है नष्ट कर देना। कयामत ढाना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट करना।
ठीक है। कयामत ढाना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट करना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 है कि पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो 11 का होगा डी ऑप्शन। पुत्री का पर्यायवाची शब्द जो है आत्मजा तथा नंदिनी होगा। पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा, आत्मजा नंदिनी, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो पुत्री का पर्यायवाची होगा आत्मजा नंदिनी, ठीक है, आत्मजा और नंदिनी। तो इस तरह डी जो है इसका राइट आंसर है। पुत्री का अन्य पर्यायवाची शब्द यदि देखें, पुत्री का अन्य पर्यायवाची शब्द यदि देखें तो कन्या, उसके बाद हो जाएगा अंगजा, कन्या अंगजा, उसके बाद हो जाएगा बेटी, ठीक है, बेटी, उसके बाद होगा छोरी, ठीक है, छोरी, तनुजा, छोरी तनुजा, दुहिता, ठीक है, दुहिता, तनुजा दुहिता, घी, उसके बाद होगा धिया, धिया, ठीक है, उसके बाद नंदना, नंदना, उसके बाद हो जाएगा आपको साहबजादी, ठीक है, साहबजादी, उसके बाद हो जाएगा कुमारी, साहबजादी, कुमारी, कुमारी सुता, ठीक है, कुमारी सुता, उसके बाद होगा तन्या, कुमारी सुता, तन्या, उसके बाद होगा लड़की, क्या होगा, तो लड़की आदि। ये सब जो है पुत्री का जो है अन्य पर्यायवाची शब्द है, ठीक। सुधा का पर्यायवाची शब्द यदि देखें, देखिए सुधा, सुधा का पर्यायवाची शब्द यदि देखें तो हो जाएगा पीयूष, ठीक है, सुधा का हो जाएगा पीयूष, उसके बाद हो जाएगा अम्य, पीयूष, अम्य, ठीक है, अम्य, उसके बाद हो जाएगा सोम, क्या हो जाएगा, सोम, ठीक है, सोम, उसके बाद अमी, सोम, अमी, जीव नोदक, जीवनोदक, उसके बाद हो जाएगा अमृत, क्या हो जाएगा, अमृत आदि। ये सब जो हो जाएगा सुधा का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 की यदि बात करें तो कहता है गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। तो देखिए गिरिधर में बहुब्रीहि समास प्रयुक्त है, गिरिधर में बहुब्रीहि समास प्रयुक्त है। बहुब्रीहि का अर्थ होता है बहुत धनों वाला अर्थात संपन्न। इस समास में प्रयुक्त पद किसी अन्य की विशेषता को प्रकट करते हैं। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो देखिए नवल सुंदर श्याम शरीर में जो है, नवल सुंदर श्याम शरीर में ये रूपक अलंकार है, क्या है, सॉरी उल्लेख अलंकार है, ठीक है, ए ऑप्शन। तो रूपक नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार है, इसका ए ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक। 13 का ए ऑप्शन देखिए कि जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए तो उसके अलग अलग भागों में बंटने को उल्लेख अलंकार कहते हैं। उल्लेख अलंकार अर्थालंकार का एक भाग है जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, वहाँ अर्थालंकार होता है, ठीक। उसके बाद यदि देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें, नेक्स्ट है कि काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में यमक अलंकार है। कौन सा है, यमक अलंकार। तो यानी इसका ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो जहाँ एक शब्द की उत्पत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ यमक अलंकार होते हैं। जहाँ उपमेय उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। जहाँ उपमेय की उपमान का रूप मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 है कि देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। देवर शब्द का तत्सम रूप तो 15 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन।
तो देवर शब्द का तत्सम रूप द्विवर होता है। ठीक है, देवर शब्द द्विवर का अपभ्रंश है। देवर शब्द जो है ये द्विवर का अपभ्रंश है। द्विवर का अर्थ होता है द्वितीय वर। द्विवर का जो अर्थ होता है ये होता है द्वितीय वर। ठीक है, द्वितीय वर। उसके बाद है पति के छोटे भाई को देवर कहा जाता है। पति के छोटे भाई को क्या कहा जाता है? देवर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 है कि आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ है झगड़ा मिटाना। ए ऑप्शन क्या है? तो आग पर पानी डालना झगड़ा मिटाना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है झगड़ा या दुश्मनी को और बढ़ाना। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है इज्जत बचाना। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है भारी विपत्ति आना। दंड कमंडल मुहावरे का अर्थ है सन्यासी लेना। ठीक है, दंड कमंडल यानी सन्यासी लेना। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपको। 17 है कि स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद होगा स्वर्ग, क्या होगा? स्वर्ग जोर आरोहण। स्वर्ग जोर आरोहण। ठीक है, तो स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद होगा स्वर्ग जोर आरोहण, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वर्ग जोर आरोहण यानी सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, संयोग, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार। ठीक है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तरल का विलोम शब्द क्या है? बी ऑप्शन। तरल का विलोम शब्द ठोस होगा। तरल का विलोम क्या होगा? ठोस। ठीक है, जैसे देखिए सरल, सरल का विलोम होगा कठिन। सरल का विलोम क्या होगा? कठिन होगा। तीक्ष्ण का विलोम होगा आपको कुंठित, कुंठित। ठीक है, तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित। जटिल का विलोम क्या होगा? तो जटिल का विलोम हो जाएगा आपको सरल। जटिल का विलोम हो जाएगा सरल। ठीक है, तम, तम का जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश। क्या हो जाएगा? प्रकाश। तम का हो जाएगा प्रकाश। अतीत, अतीत का जो विलोम होगा, अतीत का विलोम होगा भविष्य। अतीत का विलोम जो होने वाला है ये हो जाएगा भविष्य। अतीत का विलोम भविष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो बी ऑप्शन क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। उसके बाद देखिए जैसे करुण रस, करुण, देखिए यहाँ पे है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोक। उसके बाद है भयानक, भयानक रस, इसका स्थायी भाव हो जाएगा भय। भयानक रस का भय। उसके बाद है विभत्स। देखिए विभत्स रस, विभत्स रस, इसका स्थायी भाव हो जाएगा घृणा। क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। वात्स, उसके बाद है वात्सल्य, वात्सल्य रस, इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्नेह। क्या हो जाएगा? स्नेह हो जाएगा। उसके बाद है भक्ति रस। क्या है? भक्ति रस। तो भक्ति रस का हो जाएगा अनुराग। क्या होगा? अनुराग। भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग होगा। हास्य रस, उसके बाद है आपको हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य हो जाएगा। क्या होगा? हास्य। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 है कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 20 का होगा बी श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती हैं तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। और रसानुकूल वर्ण विन्यास को वृत्ति कहते हैं। जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छः का अनुप्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 है कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सी ऑप्शन संप्रदान कारक। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में संप्रदान कारक है।
तो जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की जो विभक्तियां हैं के लिए, हेतु, निर्मित, वास्ते आदि। नेक्स्ट 22 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ गलती है जिंदगियों। तो देखिए कहता है कि जब जिंदगी संज्ञा शब्द का प्रयोग वाक्य में हो तो इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इस कारण इस स्थान पे जिंदगियों के बदले में क्या होगा, जिंदगी होगा। क्या होगा, जिंदगी होगा, ए ऑप्शन। तो जिंदगियों में नहीं हो क्या, आपको जिंदगी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ए क्या है, राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद यदि बात करें क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 है कि जिसकी 2 माताएं हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है। तो 23 का देखिए, जिसकी 2 माताएं हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है दुई मातुर। क्या है, दुई मातुर। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, दुई मातुर। ठीक, उसके बाद देखिए स्त्रियों जैसा हो उसके लिए एक शब्द है स्तेन। क्या है, स्तेन है, स्तेन। ठीक, उसके बाद देखिए जो पति के लिए मर मिटे उसके लिए एक शब्द है सती। जो पति के लिए मर मिटे उसके लिए एक शब्द है सती। ठीक, नेक्स्ट देखिए 24, इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है। तो चिरंतन का विलोम है नश्वर। क्या है, नश्वर, सी ऑप्शन। चिरंतन का विलोम हो जाएगा नश्वर। अल्पजीवी का विलोम हो जाएगा दीर्घजीवी। अल्पजीवी का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा दीर्घजीवी। अल्पजीवी तो हो जाएगा यहाँ पे दीर्घजीवी। अल्पजीवी का विलोम दीर्घजीवी। क्षणिक का विलोम हो जाएगा शाश्वत, क्षणिक। तो यहाँ पे देखिए क्षणिक का जो विलोम होगा, क्षणिक का जो विलोम होगा ये हो जाएगा शाश्वत। ठीक है, क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 कहता है जिसका कोई शत्रु पैदा न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो 25 का होगा बी, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द है अजात शत्रु। अंधेर खाता मुहावरे का अर्थ है प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। अक्ल चकराना मुहावरे का अर्थ है कुछ समझ में न आना। ठीक है, अक्ल चकराना यानी कुछ समझ में न आना। नेक्स्ट 26 नंबर है कि 26 है निम्नलिखित मुहावरे का उचित विकल्प बताइए। आँखों से गिरना। ठीक है, आँखों से गिरना। तो आँखों से गिरना मुहावरे का अर्थ होगा कोई महत्व न रहना। आँखों से गिरना यानी कोई महत्व न रहना। ठीक है, कोई महत्व न रहना, कोई महत्व न रहना, ई ऑप्शन। आँखों से गिरना, कोई महत्व न रहना, ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए 27 से 29 तक जो है यहाँ पे आपको गद्यांश दे दिया गया है। ठीक, गद्यांश है कि संगीत के बारे में प्रायः जन साधारण की यह मान्यता है कि यह मन बहलाने अथवा मनोरंजन का साधन है, अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। वस्तुतः खाली स्थान के और भी उपयोग हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा कि संगीत के और भी उपयोग है, यानी ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, वस्तुतः संगीत के और भी उपयोग हैं। ठीक है, तो दिया गया जो गद्यांश मूलतः संगीत को लेकर है, इसलिए यहाँ भी उसी के आयाम की बात है, यहाँ भी संगीत चुना जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कि वस्तुतः संगीत के और भी उपयोग है। यह खाली स्थान ही नहीं, मुख पशु पक्षियों तक की। तो देखिए यह खाली स्थान ही नहीं। तो 28 में देखिए यह खाली स्थान ही नहीं, यानी ये हो जाएगा आपको कि यह मनुष्य ही नहीं। 28 का सी ऑप्शन क्या होगा। तो खाली स्थान के बाद शब्द समूहों में से स्पष्ट 2 भिन्न प्राणियों के बारे में है, एक तरफ मनुष्य तो दूसरी तरफ पशु पक्षी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि मनुष्य ही नहीं। यहाँ पे देखिए यह मनुष्य ही नहीं, मुख पशु पक्षियों तक की खाली स्थान को प्रेरित करने में सक्षम है। ठीक है, तो देखिए पशु पक्षियों तक
तो यहाँ हो जाएगा आपको पशु पक्षियों तक की भावनाओं, सी ऑप्शन। तो 29 का जो है किसी की भावना को जगाना, प्रेरित करना जो है सही मुहावरा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि भावनाओं, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि जो है यह जो है मनुष्य ही नहीं मुख्य पशु पक्षियों तक की भावनाओं, ठीक है, भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। मनुष्य सक्षम है, मनुष्य समझदार होने के कारण और भी अधिक। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, कथा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 30 नंबर में देखिए, थाली बैगन या थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है जिसका कोई सिद्धांत न हो, यानी सिद्धांत रहित, जिसका कोई सिद्धांत न हो यानी सिद्धांत रहित व्यक्ति। थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है सिद्धांत रहित व्यक्ति, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए यदि आप मैथ, ठीक है, जीके जीएस, मैथ जीके जीएस, ठीक है, साइंस, मैथ जीके जीएस साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।